Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about ECT, electroconvulsive therapy, and this is very important कि इसकी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या करता है ये। ECT के बारे में हमने बहुत सुना है और सुन के इंटरेस्टिंग भी लगता है, जानने का भी मन करता है कि क्या है। तो इसको आज हम जानेंगे अपने वीडियोज़ में। एंड ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं। इसके साथ हम इसे कन्वल्सिव पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एज और टॉपिक रिलेटेड भी मिल जाएंगी। तो या स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ ECT? सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ सोमेटिक ट्रीटमेंट, राइट। सोमेटिक ट्रीटमेंट का टाइप है ये, जिसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था बिनी एंड कर्लेटी ने अप्रैल 1938 में। From 1980 onwards, ECT is being considered as a unique psychiatric treatment. So 1980 के बाद इसको एक ऐसा ट्रीटमेंट माना जाने लग गया, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अच्छे से क्लियर आज तक भी हम लोग को नहीं है कि किस तरीके से काम करता है, राइट। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है ये एक आर्टिफिशियल इंडक्शन होता है, ग्रैंड mal सीजर जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका इंडक्शन कराते हैं, राइट। किसकी हम इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ करते हैं ब्रेन में और ग्रैंड mal सीजर को इंडक्ट करते हैं। सो द स्टिमुलस इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड्स दैट आर प्लेस्ड आइदर बायलेटरल इन फ्रंटोटेम्पोरल रीजन और यूनिलेटरल ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड, राइट साइड ऑफ द हेड इन अ राइट हैंडेड इंडिविजुअल, राइट। सो ये कैसे होता है, देखो कहने का मतलब है कि जो ECT होता है वो एक तो आपका बाइलेटरल हो सकता है, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है, दैट कैन बी बाइलेटरल, कि मतलब दोनों साइड हमने इलेक्ट्रोड को प्लेस किया। जो रेड कलर का है ये इलेक्ट्रोड है, तो ये बाइलेटरल हो सकता है। देन यूनिलेटरल हो सकता है कि हम एक साइड ही डालें उसे, राइट। देन बाई फ्रंटल हो सकता है कि हमने फ्रंटल जो होता है एरिया वहाँ पे दोनों साइड लगाया है। देन यूनिलेटरल हो सकता है। सो ये आपका टाइप्स है किस तरीके से हम जो है सीजर्स, ग्रैंड mal सीजर को इंड्यूस कराने के लिए हम उनको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो हम देते हैं उसका वोल्टेज भी हम मेंटेन करके रखते हैं। सो ये आपका होता है ECT। अभी किस किस रीजन में दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल एंड टेम्पोरल आप इसमें देख लेना, बाईलेटरल है, बाई फ्रंटल है, से ठीक है। तो इस तरीके से दिया जाता है। बाईलेटरल का मतलब दोनों साइड्स इलेक्ट्रोड होंगी, एंड यूनिलेटरल का मतलब एक साइड ही इलेक्ट्रोड होंगी। एंड एक साइड भी होंगी तो वो आपका अगर राइट हैंडेड पेशेंट है तो हम उसके राइट साइड में हम प्लेस करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम नॉन डोमिनेंट साइड में हम उसका जो इलेक्ट्रोड है वो सेट करके और करंट उसको देते हैं। वोल्टेज की जो मैंने बात करी थी, तो इसमें जो वोल्टेज हम रखते हैं वो रखते हैं 70 से 120 वोल्ट तक का। ड्यूरेशन 0.7 से 1.5 सेकेंड के लिए उसको दिया जाता है। अब जो सीजर ये प्रोड्यूस करता है वो ग्रैंड mal सीजर होता है। ग्रैंड mal सीजर प्रोड्यूस होते हैं जिसके अंदर टोनिक फेज जो होता है वो लास्ट 10 to 15 सेकेंड के लिए रहता है, एंड क्लोनिंग फेज जो होता है वो 30 से 60 सेकेंड के लिए रहता है। सो ये जो फेजेस होते हैं ना, ये सीजर्स के फेजेस होते हैं, टोनिक, क्लोनिक, ये सब। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है कि ये फेज़ क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, तो आप मेरा सीजर वाला वीडियो जा करके देखना, उससे आपको समझ आ जाएगा कि टोनिक फेज़ क्या है, क्लोनिक फेज़ क्या है, ठीक है। अभी कैसे काम करता है, करंट हमने दे दिया, लेकिन ये इसने काम क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अच्छे से क्लियर नहीं है कि किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन क्या है कि एक वन हाइपोथेसिस स्टेट दैट ECT पॉसिबली ये क्या करता होगा, अफेक्ट करता होगा कैटेकेलामाइन पाथवे को बिटवीन डाईएन्सेफेलॉन फ्रॉम वेयर सीजर जनरली अकर्स, एंड लिम्बिक सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है, जहाँ ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मूड डिसऑर्डर्स के लिए, एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। सो ये एक थ्योरी है जो कि ये बोलती है कि जो हम ECT दे रहे हैं ना, तो वो कैटेकोलामाइन जो पाथवे है उसको अफेक्ट करती है, जो कि सीजर्स को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करती है, जो कि मूड डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब इस तरीके से ये काम करता है और अपना जो इफ़ेक्ट है वो दिखाता है।
नेक्स्ट टाइप क्या क्या होते हैं इसके। सो डायरेक्ट ईसीटी होता है, एक मॉडिफाइड ईसीटी होता है। तो फर्स्ट इज़ योर डायरेक्ट ईसीटी। सो डायरेक्ट ईसीटी का मतलब है कि जो ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ये एनेस्थीसिया के एब्सेंस में दिया जाता है। एंड कोई भी हम इसमें मस्कुलर रिलैक्सेशन ड्रग या फिर एनेस्थीसिया नहीं देंगे। एंड इसको हम अभी इतना यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइड ईसीटी। सो मॉडिफाइड ईसीटी जो होता है, इसमें क्या होता है कि ड्रग इंड्यूस मस्कुलर रिलैक्सेशन या फिर जनरल एनेस्थीसिया के साथ हम ईसीटी देते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, बट यहाँ भी देख लेते हैं। सो बाइलेटरल ईसीटी, राइट, दोनों साइड अगर होगा तो हर एक इलेक्ट्रोड कहाँ पे प्लेस होगा, 2.5 से 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 से 1.5 इंच हो गया, अबव द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑन अ लाइन जॉइनिंग द कौन सी लाइन जॉइनिंग द ट्रेगस ऑफ द नियर एंड द लेटरल कैंथस ऑफ द आई, राइट। तो यहाँ पे दोनों साइड हम प्लेस करेंगे। नेक्स्ट अगर यूनिलेटरल है तो इलेक्ट्रोड जो प्लेस होगा एक साइड ही होगा हेड के, यूजुअली वो नॉन डोमिनेंट साइड में होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर राइट हैंडेड पेशेंट है तो राइट साइड में हम इलेक्ट्रोड्स को पुट करेंगे। एंड यूनिलेटरल ईसीटी जो होता है ये सेफ होता है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइलेटरल, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम बाइलेटरल और यूनिलेटरल में क्या डिफरेंस है और इसका पोजीशन क्या है। इंडिकेशंस, कब कब हम ईसीटी देते हैं। एक तो हम ईसीटी कब कब देते हैं, मेजर डिप्रेशन का अगर केस है, मेजर डिप्रेशन है अगर, तब, जिसमें कि सुसाइडल रिस्क होता है, स्टूपर होता है, पुअर इनटेक ऑफ फूड या फ्लूइड। नेक्स्ट सीवियर कैटाटोनिया है, जैसे कि विद स्टूपर विद पुअर इनटेक ऑफ फूड एंड फ्लूइड एंड अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग थेरेपी। अगर कैटाटोनिया का पेशेंट है और हम उसको ड्रग दे रहे हैं बट ड्रग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स चल रही हैं बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम उनको ईसीटी भी देते हैं। सीवियर साइकोसिस है अगर, स्कीज़ोफ्रेनिया या फिर मेनिया। अब स्कीज़ोफ्रेनिया या मेनिया दोनों ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसको आप चैनल पे देख सकते हो वीडियोस कि क्या होता है, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये केस है और ये भी मेडिसिन से नहीं हो रहा है ठीक, तो हम इस केस में भी क्या करते हैं, ईसीटी देते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। सो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर जो है कि ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर हो गया या ऑर्गेनिक साइकोसिस हो गया, तब हम देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, ये कॉन्ट्रेक्शन लिख दिया मैंने गलती से। सो दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, कब कब हम ईसीटी नहीं देंगे। फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, तो हम उसको ईसीटी नहीं देंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नॉर्मल आईसीपी कितना होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर उसको सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, दिस इज़ अ डिजीज़ कंडीशन, तो हम नहीं देंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर एन्यूरिज्म हो जाता है उसमें। अब एन्यूरिज्म क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो इसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके काम की हैं, तो आप उनको चेक करके देख सकते हो। सो अगर सेरिब्रल हैमरेज है तब हम नहीं देंगे। ब्रेन ट्यूमर, एक्यूट एमआई है अगर, सीएचएफ है अगर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, निमोनिया या आयोटिक एन्यूरिज्म है, या रेटिनल डिस्क अटैचमेंट है, तो ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जब हम उसको ईसीटी नहीं दे सकते हैं। तो एक बार आप इसे पढ़ लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट में एक तो देखो मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है थोड़ी देर के लिए, उसको ड्राउजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैकएक, मसल एक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पाल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, अनस्टेडी गेट, टंग बाइट एंड इनकॉन्टिनेंस। सो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं अगर हमने ईसीटी दिया है किसी को तो। सो ये था ईसीटी के बारे में। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम ईसीटी देते हैं तो पहले जब हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं, डायरेक्ट और मॉडिफाइड, राइट। पहले हम डायरेक्ट मोस्टली देते थे जिसमें हम एनेस्थीसिया भी नहीं देते थे। अब तो हम एनेस्थीसिया या फिर मसल रिलैक्सेशन कोई ड्रग दे देते हैं जिसके बाद हम देते हैं, क्योंकि जब हम उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूव करती है। उस टाइम पे क्या
क्या होता है कि हम उनके माउथ में इस तरीके से एक गैग रख देते हैं ताकि उनका जॉ फ्रैक्चर ना हो जाए या फिर टीथ ब्रोकन ना हो जाए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो आप अज्यूम कर सकते हो क्या इतना प्रेशर होगा उनके ऊपर। तो इस वजह से एक ये है जिसको हम करते हैं, प्रिवेंशन है ये, जॉ को फ्रैक्चर से बचाने के लिए, टूथ ब्रोक ना उसको बचाने के लिए, या फिर टंग बाइट ना हो जाए उसको बचाने के लिए। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।